कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहन को दिखाते हुए। डैडी और उसकी बहन ट्रिस समर वेकेशन पे घर वापस जा रहे, तभी इनके पीछे एक पुराना खटारा सा गाड़ी आता है जो इन्हें बहुत देर से परेशान किए जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्दी में है, अगर रास्ता नहीं मिला तो शायद इन्हें ठोक दे। खैर वो थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है। ये दोनों केनी और उसकी गर्लफ्रेंड डार्ला के बारे में बात करते हैं जो 23 साल पहले इसी रास्ते से गायब हो गए थे, लेकिन मिला था सिर्फ डार्ला के बिना सर की शरीर। सर और केनी कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। कुछ देर बाद ये उसी पुरानी गाड़ी को चर्च के पास देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाश को ठिकाने लगा रहा है और फिलहाल वो जो भी है फिलहाल इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। यहाँ तक कि अगले ही पल इनकी पीछा भी करने लगता है। उसकी गाड़ी पुराना खटारा होने के बावजूद इतनी तेज है कि कुछ ही पलों में इनके बहुत ही करीब आ जाती है। इनकी गाड़ी को ठोकने लगती है। मजबूरी में ये ऑफ रोड हो जाते हैं। वो सरफिरा यूं ही चला जाता है। इधर इन दोनों की फटी पड़ी है, लेकिन डैडी देखना चाहता है कि आखिर उस आदमी ने पाइप के अंदर क्या फेंका था। ट्रिस के 1000 बार मना करने के बावजूद भी वो उसकी बातें नहीं सुनता, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी इसके लिए मना लेता है। इसके बाद दोनों चर्च के पास आते हैं। यहाँ पर एक मोटी सी पाइप है जो जमीन के अंदर जा रही है और यहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। डैडी की गांड में इतनी खुजली होती है कि उसे जानना है कि आखिर इसके अंदर है क्या। डैडी के कहने पर ही ट्रिस टॉर्च लाने जाती है और इधर डैडी को नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। इससे वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। ट्रिस को भी इसके बारे में बताता है कि कोई है अंदर। उसके कहने पर ही ट्रिस उसकी पैर पकड़ के रखती है, जबकि डैडी अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन चूहे देखकर इसकी गांड फट जाती है और ज्यादा हिलने डुलने की वजह से ट्रिस के हाथों से उसकी पैर छूट जाती है और ये सीधा आता है चर्च के नीचे मौजूद तहखाने में। यहाँ पर चादरों में लिपटा हुआ उसे एक लाश मिलता है। इसके शरीर से कुछ अंग निकाल लिए गए हैं। यह आदमी डैडी को कुछ समझाने की कोशिश करता है या बताने की, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। ऊपर ट्रिस टेंशन से मरी जा रही है। डैडी उसे सड़क पर इंतजार करने के लिए कहता है। अगर कोई आता हुआ दिखे तो उसे मदद मांगे, या फिर वह पुराना खटारा गाड़ी की मालिक जिसे क्रीपर कहते हैं, अगर वो आता हुआ दिखे तो इसे आगाह करे। तब तक डैडी तहखाने की गहराइयों में जाने लगता है। रास्ते में उसे कई लाशें नजर आती है जो चादरों में लिपटा हुआ है, लेकिन उसकी होश उड़ जाती है ये देखकर कि ये पूरा का पूरा तहखाना लाशों से भरी हुई है। इसके दीवार, इसके छत, हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पर्दे की तरह इन्हें टांग कर रखा है। यहाँ तक कि यहाँ पर डार्ला और केनी की भी लाश है। ट्रिस सड़क के किनारे इंतजार कर रही थी। अब तक डैडी भी वापस आ चुका है, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं है। डरा सहमा कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्या करे। इसके बाद दोनों एक डाइनर में आते हैं। कोशिश करते हैं पुलिस वालों को फोन करने की, लेकिन तभी दूसरी तरफ से किसी की कॉल आती है। फोन की दूसरी तरफ एक मोहतरमा है जो इन्हें बताती है अब तक हुई सारे घटनाओं के बारे में, उनके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। यहाँ तक कि इन्हें चेतावनी भी देती है कि अगर उन्हें जिपर्स क्रीपर्स गाना सुनाई दे तो इन्हें भागना चाहिए, क्योंकि ये गाना सुनते हुए इन दोनों में से किसी की मौत होगी। एक और बात बताती है कि इनकी मुलाकात कैट लेडी से होगी जिसके पास बहुत सारे बिल्लियां हैं। खैर ये उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अब तक यहाँ पुलिस वाले भी आ चुके हैं। डैडी इन्हें पूरी घटना बताता है, पर इन्हें उसकी बातों पे यकीन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि वो जो बता रहा है वो समझ से परे है। तभी डाइनर की ओनर बताती है कि कोई उनकी गाड़ी की चीजें निकालकर सूंघ रहा था, खासकर डैडी की कपड़े। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो इनकी चीजें, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा बहुत इनकी बातों पे यकीन होने लगी है। इनके साथ पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्टेशन से खबर आती है कि जिस चर्च की वो बात कर रहे थे वहाँ पर आग लगी है, इतनी भयानक कि कोई अंदर जा भी नहीं सकता। इधर रेडियो पर जिपर्स क्रीपर्स गाना सुनाई देती है। डैडी की फट के हाथ में आ जाती है, जबकि इनके पीछे आ रही पुलिस की गाड़ी के छत पे क्रीपर खड़ा हुआ है। पुलिस वालों को जब रियलाइज होता है कि कोई उनकी छत पे है और एक ऑफिसर उसे देखने की कोशिश करती है तो क्रीपर उसे उठा लेता है और फिर इस ऑफिसर की सर ही उड़ा देता है। कुछ देर के लिए मामला बिल्कुल शांत हो जाती है। ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी क्या हुआ। तभी क्रीपर बाहर आता है और ऑफिसर की जीभ खींचकर बाहर निकाल लेता है, सिर्फ खाने के लिए। दोनों की फट जाती है। ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद एक पुराने घर के सामने अपनी गाड़ी रोकते हैं। दरअसल वो पुलिस को फोन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो लेडी है इसके पास सच में बहुत सारी बिल्लियां हैं। डैडी को उस मोहतरमा की बातें सच होता हुआ दिखता है। कुछ देर बाद उसकी बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करने लगती है और हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती है। क्रीपर यहाँ पर आ चुका है। ये बूढ़ी औरत बंदूक लेकर बाहर आती है, कहती है कौन है वहाँ। जैसे ही ये मोहतरमा गोली चलाती है, क्रीपर सीधा चला जाता है उसके घर के अंदर। इसे अपनी बिल्लियों को बचाने की ज्यादा चुल
मची थी। अपनी जान की परवाह ना करते हुए इनके मना करने के बावजूद भी वो अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर जाती तो है लेकिन बाहर क्रीपर सिर्फ उसकी लाश बाहर लाता है। वो दोनों गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन क्रीपर ठीक इनके सामने रोड पे खड़ा हुआ है। ट्रिस उसे कई बार गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होता, पर बहुत कोशिशों के बाद वो ऐसा करने पे कामयाब होते हैं। फिर एक बार नहीं लगभग 10 बार ट्रिस उस पे गाड़ी चढ़ाती जाती है जब तक उसके हाथ पैर बिल्कुल जमीन में मिल नहीं जाते। फिर हम देखते हैं कि उसके पर निकल आती है। यह भी देखते हैं और यह देखते हुए भी उस पर आखिरी बार गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों पुलिस स्टेशन पे हैं, जहाँ पर इनसे मिलने जजेल आती है। दरअसल ये वही मोहतरमा है जिसने इन्हें डाइनर पे कॉल किया था और आगे पीछे होने वाले सारे घटनाओं के बारे में बताया था। ये बताती है कि इसे ये सब चीजें सपने में दिखते हैं। यह बताती है कि क्रीपर दरअसल 23 सालों में निकलता है और लगातार 23 दिनों तक शिकार करता है इंसानों की। वो इंसानों के सिर्फ चुनिंदा कुछ पार्ट्स को ही खाता है। फेफड़े खाता है ताकि सांस ले सके, आंखें खाता है ताकि देख सके और इसी तरह से वो जिंदा रहता है हजारों सालों तक। क्रीपर इनके पीछे है क्योंकि उसे इन दोनों में से किसी की कोई चीज इतनी पसंद आ गई है कि जब तक वो उसे नहीं मिलती वो नहीं रुकने वाला। दोनों को जजेल की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जबकि हम पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं क्रीपर लंगड़ाते हुए यहाँ पर आ चुका है। अगले ही पल पुलिस स्टेशन की लाइट्स ऑफ हो जाती है। एक ऑफिसर देखने जाता है सारे कैदी सेल में है या नहीं। इस दौरान वो देखता है क्रीपर एक कैदी के हाथ पैर खा रहा होता है। ऑफिसर उस पर कई गोलियां चलाता है पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। डैडी अपने बहन के साथ पुलिस स्टेशन की अपर फ्लोर की तरफ है। जल्दी ही इन्हें पता चलता है कि वो क्रीपर इन्हीं की तरफ आ रहा है। सारे पुलिस वाले तैयार हो जाते हैं। इनमें से एक ऑफिसर बड़ा सीना तान के देखने जाता है लेकिन क्रीपर अचानक इस पर हमला करके इसके दिल ही निकाल लेता है। सब पुलिस वाले उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं पर इसका उस पर कोई असर नहीं होने वाला। डैडी और ट्रिस जजेल के साथ दूसरी तरफ आ गए थे लेकिन अब उनके सामने क्रीपर आ चुका है। जजेल दोनों को यहाँ से भगा देती है। क्रीपर इसके पास आता है, इसे सूंघता है लेकिन फिर भी छोड़ देता है। इधर डैडी और ट्रिस एक साथ एक कमरे में छुपे हुए थे लेकिन क्रीपर यहाँ आ जाता है, इन दोनों को पकड़कर सूंघता है फिर ट्रिस को दूर फेंक देता है। अब तक पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं पूरे हथियार के साथ लेकिन वो गोलियां नहीं चला पाते। इधर ट्रिस क्रीपर से बार बार कहे जा रही है कि वो उसे ले जाए लेकिन उसके भाई को छोड़ दे, लेकिन वो उसकी बात थोड़ी सुनने वाला है। वो डैडी को उठाकर ले जाता है। ट्रिस काफी देर तक उनकी पीछा करती है लेकिन वो बहुत जल्द उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है ट्रिस के माता पिता उसे लेने आ चुके हैं। जाने से पहले जजेल उसे बताती है कि क्रीपर नहीं रुकने वाला, वो दोबारा वापस आएगा। इसके बाद हमें किसी दूर दराज पुराने फैक्ट्री में दिखाया जाता है। यहाँ पर जिपर्स क्रीपर्स गाना बज रही है। डैडी की डिफॉर्म बॉडी लटक रही है, उसके शरीर से कुछ अंग गायब है और उसकी आंखें भी, और अब वो क्रीपर की बॉडी की हिस्सा बन चुके हैं। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है क्रीपर की पुराना खटारा गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही है आपकी तलाश में। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।